नमस्कार। मैं अनुज कुमार पांडे आप लोगों के बीच कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी पैटर्न इतिहास के अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के तीसरे वीडियो में तीसरे भाग में, यह मैंने शुरू में बताया था, इस पूरे अध्याय को 4 भागों में आपके कोर्स में रखा गया है। पहला था आधुनिक युग से पहले, दूसरा 19वीं शताब्दी, और ये तीसरा जो चैप्टर है महायुद्धों के बीच विश्व की अर्थव्यवस्था। महायुद्धों के बीच विश्व की अर्थव्यवस्था। आज भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना का तात्पर्य है कि विश्व के एक कोने के व्यक्ति का विश्व के दूसरे क्षेत्र के व्यक्तियों से संपर्क होना, आदान प्रदान। तो आपने अभी तक देखा कि कैसे प्राचीन काल में भी यह संपर्क रहे, 19वीं शताब्दी में जो गतिविधियां हुई। अब पूरे विश्व इतिहास, आधुनिक काल के विश्व इतिहास को नया आयाम देने वाले 2 महायुद्ध, जिन्हें विश्व युद्ध कहते हैं, उनके बीच के समय के अर्थव्यवस्था काल का के वैश्वीकृत प्रभाव को इस बीच दर्शाया गया है कि कैसे एक स्थान पर हुई घटनाओं का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और वैश्वीकरण कितना हावी है, कितना जुड़ गए थे तब तक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। अमूमन लोग ये मानते थे कि 5-6 महीने में समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह 4 साल चला। इस महायुद्ध ने पूरे विश्व की परिस्थिति को बदल के रख दिया, और इस महायुद्ध का परिणाम और इसके बाद आने वाली महामंदी और इस महायुद्ध के परिणाम से आहत लोगों के कारण ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और इस महायुद्ध से होने वाले दुष्परिणामों से पूरा विश्व 1945 के बाद ही उबर पाया। यद्यपि 1935 के बाद सुधार हुआ, लेकिन 39 में पुनः द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम ही था। आप जानते हैं, पहला विश्व युद्ध 2 समूहों के बीच लड़ा गया। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, वे कौन हैं? इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, रूस। अमेरिका बहुत बाद में शामिल हुआ, रूस मुख्य रूप से। मित्र राष्ट्रों में 3, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। दूसरा केंद्रीय शक्तियां थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की, वो ऑटोमन साम्राज्य का तुर्की, वो भी एक शक्तिशाली शक्ति थी। इन दोनों के बीच हुआ अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। आप ये समझिए कि इस विश्व युद्ध में 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। मानव इतिहास में इतना भयानक युद्ध इसके पहले कभी नहीं देखा गया था। आधुनिक काल का यह प्रथम युद्ध था। इस युद्ध में इतने नरसंहारक हथियारों का उपयोग हुआ। जो औद्योगिकरण हुआ था यूरोप में, वो औद्योगिकरण के कारण जो शक्ति संग्रहित थी वो पूरा युद्ध में दिखाई दी, और विशाल पैमाने पर सैनिक शक्ति और आर्थिक शक्ति जो पैदा की गई थी वो सब इसमें झोंक दी गई। और विश्व युद्ध के समय बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया। युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन को बढ़ाया गया, पूरे उत्पादन मॉडल को युद्धोन्मुख किया गया। अमूमन आप जानते हैं, जब इतने बड़े पैमाने पर युद्ध होगा तो खर्च बढ़ता है, नए नए टैक्स लगाए गए। एक नवधनाढ़ क्षेत्र अमेरिका जो डेवलप हुआ था, जो उसका क्षेत्र ज्यादा था, जनसंख्या कम थी, और आपने देखा कैसे इंग्लैंड की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां खेती भी प्रारंभ हुई, नए ढंग से औद्योगिकरण हुआ, तो वहां से कर्जा भी खूब लिया गया। अमेरिका ने खूब कर्जा दिया इन देशों को। वो स्वयं युद्ध में बहुत उस अंत में शामिल हुआ, और यह युद्ध उसके लिए लाभ का सौदा है। हालांकि बाद में होने वाली आर्थिक महामंदी से वह भी
अछूता नहीं रहा और उसका भी नुकसान हुआ। इसी अध्याय में आगे उसको हम लोग देखेंगे किस प्रकार। बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाया गया, सैनिकों की भर्ती की गई, और चूंकि युद्ध में मरने वाले कामकाजी लोग ही थे तो काम करने वालों की संख्या कम हो गई। पुरुष युद्ध में चले गए तो पुरुषों वाले वो काम करने के लिए महिलाएं सामने आई, तो पूरा स्ट्रक्चर ही बदला। युद्ध काल में उत्पादन खूब बढ़ा और वो उत्पादन युद्ध को ध्यान में रखकर किया गया। अब युद्धोत्तर काल में सुधार, जब युद्ध समाप्त हुआ 18 में, तो सुधार का प्रयास प्रारंभ हुआ। यह इतना आसान नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के पहले ब्रिटेन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सबसे शक्तिशाली देश था, तो सबसे अधिक नुकसान भी उसे ही हुआ। ब्रिटेन ने इस नुकसान से भरपाई के लिए जो युद्ध काल में उत्पादन बढ़ाया गया था उसे कम कर दिया गया। युद्ध के समय में जो खर्चे बढ़ाए गए थे, अतिरिक्त खर्चे दिए जाए, उनको रोक दिया गया। युद्ध के समय जो कार्य बढ़ाए गए थे, भत्ते, सबको रोक दिया। लेकिन इसी युद्ध के समय में भारत और जापान का औद्योगिकरण हुआ। अब वो जो पुनः इंग्लैंड प्रयास करने लगा तो उसे जापान का भी मुकाबला करना पड़ा। और अब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन भी चल रहा है, तो वो जो बात बात पर उनके निर्णयों पर रोड़ा अटका रहे हैं, सामने आ रहे हैं, भारत के हितों को उठाने वाले लोग भी संगठित होकर सामने आ गए। इन सब परिस्थितियों ने उसमें सुधार की वह रफ्तार इंग्लैंड को प्राप्त नहीं हुई। इसका एक उदाहरण यह है कि युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप में बड़े पैमाने पर गेहूं होता था। युद्ध के समय वह पूरा उजड़ गया। अब उत्पादन अमेरिका से आने लगा। जब युद्ध के बाद वो खाली हुआ, वहां पुनः उत्पादन शुरू हुआ। अब वो अमेरिकी गेहूं भी आ रहा है, तो दोनों उत्पादन इतना अधिक हुआ कि मूल्य गिर गया। दोनों जगह उत्पादन हुआ, अनाज का मूल्य गिर गया। बड़े पैमाने पर उत्पादन, अब जब मूल्य गिर रहा है तो तेजी से उत्पादन, कृषि में भी, अन्य क्षेत्रों में तेजी से भी कृषि उत्पादन का दौर शुरू हुआ। इसी बीच अमेरिका में तीव्र उत्पादन और उपभोग का दौर चला। 1919-20 से लेकर 27-28 तक यह दौर चला कि उत्पादन को बड़ी तेजी से बढ़ाया गया। विश्व युद्ध में आपने देखा कि अमेरिका ने कैसे सबको कर्जा दिया और उस कर्जे की वापसी से उसकी संपन्नता और बढ़ी। अमेरिका ने बड़े पैमाने पर बल्क उत्पादन की नीति अपनाई और असेंबली विधि से बल्क उत्पादन शुरू किया। वहां के मोटर कारखाने के प्रमुख मालिक हेनरी फोर्ड कंपनी आज भी फेमस है, उसके संस्थापक, उन्होंने एक बूचड़ खाने में ये देखा शिकागो के कि बेल्ट अपने आप चल रही है पट्टे पर और एक तरफ मांस रख दिया गया और उस किनारे पर खड़ा व्यापारी अपने हिस्से वाला लेके जाने लगा। इससे सीख के उत्पादन में भी यही अभी तक क्या था कि वही मजदूर गेट भी बनाने में, फिर गेट बन गया तो उसमें भी लगा रहता था। उन्होंने ये मॉडल अपनाया कि एक आदमी एक जगह खड़ा रहेगा, एक काम करेगा, उसका काम ये नट कसना है। वो बेल्ट पर गाड़ी चली आ रही, उसके पास आई, उसने अपना काम कर दिया, तुरंत आगे गई, दूसरा वाला खड़ा है, वो अपना काम कर दिया। इस कार्य से उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ा। और फोर्ड का जो डेट्रॉयट में कारखाना था, उन्होंने उत्पादन की ये असेंबलिंग विधि है, वर्कर खड़ा है, उसके सामने जो आएगा, आ गई गाड़ी, उसका काम फिक्स है, उसको उतना रोल अदा करना, दूसरा न उसको कहीं जाना पड़ रहा है और तेजी से दूसरी आते। हर 3 मिनट में एक गाड़ी बन के तैयार होने लगी, टी टाइप की कार, जो पहली गाड़ी असेंबली विधि से बनी। अब इसमें दिक्कत भी आई असेंबली विधि में कि मजदूरों पर काम बहुत पड़ा। अभी तक वो जो इजी वे में काम करते थे, अब वो अपनी जगह खड़े हैं, उसमें बिल्कुल काम छोड़ नहीं सकते। उनके पास गाड़ी आई तो उनको अपना, अगर नहीं करेंगे तो आगे वाले का काम अधूरा रह जाएगा, तो काम का बोझ पड़ा तो उन्होंने नौकरी छोड़नी प्रारंभ की। इसके लिए फोर्ड ने वेतन दुगुना कर दिया। वेतन दुगुना, अब उनके इस उत्पादन मॉडल पर का असर लेकर अन्य सामान भी इसी प्रकार से, न केवल कार, अन्य इंजीनियरिंग, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये भी इसी तरीके से बल्क में बनाया जाने लगा अमेरिका में और विश्व में निर्यात होने लगा।
बड़े पैमाने पर इन वस्तुओं के बनने से इनका दाम भी गिरा और मजदूर की आमदनी बढ़ी। आपने देखा वेतन बढ़ा दिया। तो अमेरिका में ये स्थिति उत्पन्न हुई उत्पादन बढ़ने से कि मजदूर भी कार और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन क्रय करने लगा और छोटा मध्यम सब हर व्यक्ति भी। तो उपभोग तेजी से बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, उपभोग भी बढ़ा। अब उपभोग बढ़ा तो उत्पादन बढ़ना स्वाभाविक था, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यह सब काम हुआ कर्ज पर लेकर। मजदूर की आमदनी तो बढ़ी थी लेकिन इतनी नहीं बढ़ी थी कि वह कार ले ले। तो इसके लिए बैंकिंग बड़ी तेजी से बढ़ी और कर्ज लेकर लोगों ने किस्तों पर लोन लेके लेना प्रारंभ किया, मकानों का बनना प्रारंभ हुआ। कुल मिलाकर अमेरिका में चारों तरफ उपभोग और उत्पादन और संपन्नता का एक दौर चला। यद्यपि यह बहुत दिन तक नहीं चला यह वाला दौर, और महामंदी आते ही इस पर ब्रेक लगा। और आप अभी देखेंगे 1930 में विश्वव्यापी महामंदी प्रारंभ हुई। अब मंदी का कारण क्या था? हमने देखा कि युद्ध के समय में सबने उत्पादन बढ़ा दिए और तो उत्पादन बढ़ा दिए, अब और व्यापक विनाश हो गया, कमाने वाले मर गए। अब उन चीजों को खरीदे कौन? तो वो तैयार माल डंप पड़ा रहने लगा। और पहला ये महामंदी के युद्ध के अलावा जो उस समय तत्कालिक दो कारण थे, कृषि उत्पादों का बहुत अधिक बढ़ जाना और उनकी कीमतें बहुत गिर जाना। जब और कीमतें गिरने लगी तो उत्पादन और तीव्र बढ़ाने लगे कि मान लीजिए कीमत कम है तो मैं ज्यादा उत्पादन करके उसको अपनी आमदनी बढ़ा लूंगा। किसानों ने प्रयास किया और इससे हुआ कि बड़े पैमाने पर कृषि उत्पाद बिना उपभोग के सड़ने लगे। किसान कर्ज में डूब गया और अमेरिका ने जो तेजी से उत्पादन किया, उपभोग किया, अपने देश में कर्ज बांटे और बाहर भी बड़ी तेजी से कर्ज उन्हें 23 के बाद पुनः देना, युद्ध के समय 23 के बाद पुनः पूरे विश्व को देना प्रारंभ किया। उनको जैसे ही विश्व में ये मंदी की भनक लगी कि ये पूरे इनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो तेजी से अपना कर्ज वापस लेना शुरू किया। 28-29 में उनके पूरे कर्ज को 1/3 रह गया। और जैसे ही वो कर्ज वापस लिए तो यहाँ पे अन्य पूरे यूरोप में पूंजी का और संकट, वो पहले से मंदी में थे और दिक्कत में थे और पूंजी का और संकट प्रारंभ हो गया। अमेरिका ने अपने यहाँ चीजों का दाम न गिरे इसके लिए बाहर से आने वाली चीजों के आयात पर भी रोक लगा दी। जब आयात पर रोक लगा दी तो अन्य विश्व के यूरोप के देशों में फिर ये भी और मंदी का कारण बना। पहले कर्जा वापस लिया, विश्व युद्ध का दबाव था ही उत्पादन का और विनाश का, और फिर अब बिक्री भी नहीं कर पा रहे हैं, वो उन्होंने आयात पर टैक्स लगा दिया और महंगा पड़ने लगा, आयात को प्रतिबंधित भी कर दिया। इधर अमेरिका की भी स्थिति बिगड़ने लगी। जब उनका माल विश्व में आर्थिक मंदी हो गई तो उनका माल सप्लाई होना जब बंद हुआ तो उत्पादन भी प्रभावित होने लगा, बिक नहीं रहा है माल। तो मजदूर के पास काम नहीं रह गया, नौकरी पेशा के पास, तो उन्होंने वो जो कर्जे लेके सामान ले रखा था उसकी अदायगी प्रभावित हुई। तो बड़े पैमाने पर बैंकों ने वस्तुओं को कुर्क करना प्रारंभ हुआ। ये जो पूरा गुबार बना था उत्पादन उपभोग का वो सब धराशायी हो गया, व्यापक बेरोजगारी फैली और मंदी का एक भीषण दौर अमेरिका में भी चला। और 1935-36 तक 35 आते आते फिर इसमें पुनः सुधार हुआ। अब यह मंदी और भारत में भी मंदी का असर पड़ा। भारत उस समय मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और कच्चे माल का निर्यात करता था और तैयार माल का आयात करता था। जब खाद्य पदार्थ का चारों तरफ विश्व में उत्पादन बढ़ा और दाम गिरा तो हमारा निर्यात भी कम हुआ। जब निर्यात कम हुआ कोई खरीद ही नहीं रहा, वहां माल अटा पड़ा है, तो इसका मूल्य यहां भी गिरा। जब खाद्य पदार्थों का मूल्य गिरा, कृषि उत्पादों का, तो यहाँ के लोगों की आमदनी भी कमजोर होने लगी। किसान जो लगान उसे देना पड़ रहा है, मूल्य गिर रहा है, तो इससे वह भी अत्यंत परेशान हुआ। और बाहरी वस्तुओं का जब उसके पास पैसा नहीं रह गया तो चीजें वो खरीदे कैसे? तो आयात निर्यात दोनों भारत का आप देख रहे हैं
थर्ड हो गया। बंगाल में बड़े पैमाने पर लोग जूट उगाते थे और पटसन कारखानों को बेचकर उनसे बोरे बनते थे। किसानों ने कर्ज ले लेकर जूट उत्पादन बढ़ाया, लेकिन पटसन का जब निर्यात रुक गया तो उनके जूट का दाम बहुत गिर गया। और एक वहाँ प्रचलित कविता है, चलो भाइयों नगद के लालच में, उस कविता के अर्थ है कि नगद कमाने के लिए अपना पैसा और कर्जा लेकर जूट उगाइए और उसका दाम इतना गिर जाए कि 5 रुपए मन में जूट बेचने लगा। और इस तरीके से भारत भी आर्थिक, इसी बीच गांधी जी ने यहाँ सहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो जो इससे परेशान था मंदी से किसान, वह उनकी तरफ आकृष्ट हुआ। यह मंदी जो भारत में थी वह ग्रामीण इलाकों में ज्यादा प्रभावित है। शहरी इलाकों में जो नौकरी पेशा लोग थे या जमींदार रहते थे, वो किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे थे और उन पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। भारतीयों ने अपने गहने बेचने प्रारंभ किए। जब गहने बेचने प्रारंभ किए तो भारतीय सोने का निर्यात बढ़ा। और ये भारतीय सोने के निर्यात ने, कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विश्व अर्थव्यवस्था को बाद में संभालने का भी काम किया। तो युद्धोत्तर काल, दोनों युद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था का जो ये अध्याय था, इसमें प्रमुख रूप से हम लोगों ने देखा कि कैसे युद्ध के लिए उत्पादन बढ़ाया गया, युद्ध बंद हुआ तो उस उत्पादन को गिराया गया। फिर युद्ध से हुई बर्बादी से बर्बाद राष्ट्रों ने उत्पादन के अतिरेक और उपभोग की कमी के कारण व्यापक मंदी आई। अमेरिका में बल्क उत्पादन प्रारंभ हुआ, उसका उपभोग प्रारंभ हुआ, वो भी मंदी में आया। इस तरीके से इस अध्याय में आपको ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार पूरे विश्व में प्रभाव, अमेरिका भी प्रभावित, भारत भी प्रभावित, ब्रिटेन भी प्रभावित, सब प्रभावित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि आपको इस अध्याय में को समझने में इस वीडियो से मदद मिलेगी। और मैं लगातार ये प्रयास करूंगा कि सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक खंड से संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध रहेंगे इस चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 15-20 मिनट में पूरे अध्याय को सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों से नमस्कार।